ठीक है। अब भी और यू के बारे में एक चीज दे रखा है कि भी और जीरो, भी दोनों एक्स का फंक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एफ ऑफ एक्स, वैसे भी ऑफ एक्स। तो भी जीरो तुम्हें दे रखा है -1, और भी डैश जीरो, ये ऊपर ये जो साइन होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है। मैंने कुछ कुछ साइंस लिखाए थे डिफरेंशिएशन, उसमें से एक साइन मैंने लिखाया था कि अगर भी पे एक डॉट लिखा हो तो डिफरेंशिएशन उसका मतलब होता है, अगर यू लिखा हो तो डिफरेंशिएशन हो, अगर कोई फंक्शन भी डैश लिख दे तो भी डिफरेंशिएशन। ये तीनों डिफरेंशिएशन के साइन है, ठीक है। तो भी डैश जीरो तुम्हें दे रखा है 2, ठीक है। सेकेंड, यू जीरो तुम्हें दे रखा है 5, और यू डैश जीरो, यू सॉरी यू डैश जीरो तुम्हें दे रखा है -3, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे देखो, मैंने याद है दो चीजें बताई थी। एक बताया था कि अगर कल को मुझे डी ऑफ साइन 30 डिग्री दे दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक चीज दे डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स एट 30 डिग्री, तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है। इसका वैल्यू cos x आएगा, और फिर x की जगह 30 डिग्री रख देना, तो जो वैल्यू आएगा। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन भी यही है कि पहले तुम्हें ये वाला पार्ट, ये दिस इज योर क्वेश्चन, पहले तुम्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, फिर रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देनी है जो तुम्हें निकल के आएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो अब देखो, ए वाले पार्ट में तुम्हें बोल रहा है डी ऑफ यू भी बाई डी एक्स। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो इसमें क्या आएगा, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। अब कहाँ पे पूछ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यू ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय वी डैश ऑफ जीरो प्लस वी ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय यू डैश ऑफ जीरो। अब ये सारी वैल्यूज तुम्हें ऊपर दे रखी हैं, बस उसको इसमें पुट करते जाना है। पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स का वैल्यू पुट कर देना है जहां वो मांग रहा है, और रिस्पेक्टिवली पुट करने के बाद तुम्हें आंसर्स आ जाएंगी। बीसीडी हो जाएगा कि मैं वो ही बताऊं? हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 35 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 40 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 45 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 50 तक कोई डाउट? बना के तो तुम लोग जाओ, मुझे पूछने दो क्वेश्चन नंबर 50 तक। फिर से एक बार 1 to 50 में किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। भैया 51 तक। 51 नंबर। 51, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। A sheet of area इतना is used to make an open tank with a square base, ठीक है। Find the dimension of the base such that volume of this tank is maximum। शीट ऑफ एरिया इतना, ठीक है। अब तुम्हारे इक्वेशन क्या है, तुम्हें एक शीट दे रखा है जो कि 40 मीटर स्क्वायर का है इसका एरिया, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, ये जो वॉल्यूम एरिया है वो 40 मीटर स्क्वायर का है। अब तुम्हें इसका यूज एक टैंक बनाने में करना है, टैंक जिसका बेस जो है ना वो एक स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स कि टैंक इस टाइप का होगा, क्यूबॉइड टाइप का, इस टाइप का टैंक होगा, ठीक है। क्योंकि इसका बेस जो है वो स्क्वायर है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ बेस सच दैट वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। ओके ओके। और एक चीज में दे रखा है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो ओपन है, इसका मतलब यहाँ कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बेस, बेस का डायमेंशन पूछता है ताकि टैंक का एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अच्छा ठीक है, मान लो, हाँ डायमेंशन ए साइड है, क्योंकि जो इसका बेस है वो एक स्क्वायर है, तो तुम बेस का कोई एक साइड ए मान लेते हैं एक समय के लिए। ओके ठीक है।
अब मुझे ये तो दे नहीं रखा कि जो टैंक है वो क्यूब है कि क्यूबाइड है कि क्या बना है, तो मैं इसके हाइट को बी मान लेता हूँ, एक समय के लिए बी मान लेते हैं। ठीक है। अब मुझे अगर इसका सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो वो तो 40 मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जो सीट है उसी से तो टैंक बना है ना। तो अगर टोटल ये सीट का ही मिला के टैंक बना है, तो जो सीट का टोटल एरिया है वही तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वो टैंक भी होगा। समझ में आया यहाँ तक? हाँ भैया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। एक सरफेस ये नीचे वाला, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस फिर ये एक और एक आगे से, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, इन सब का जो होगा वो कितना होगा, 4 इंटू ए बी, क्योंकि वैसे कह सकते हैं कि लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, तो इसका जो बचा हुआ होगा वो 4 AB होगा। और ऊपर तो कोई सरफेस है नहीं तो उसको जोड़ेंगे नहीं। दिस इज इक्वल टू 40। ठीक है, अगर ये 40 है, देन बी बराबर क्या होगा, 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4A। यहाँ से हमने बी को ए के टर्म्स में निकाल लिया। नाउ वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इंटू बी, बेस लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तुम्हारा लेंथ जो है, एक समय के लिए मान लो ब्रेथ जो है उसको, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसको भी ए मान लिए, और तुम्हारा हाइट बी दिया, तो ए इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी। और बी के जगह को इसको रख दो जो तुमको आया ऊपर से निकल के, 40 माइनस ए स्क्वायर बाय 4A। एक ए से एक काट दो, यू विल गेट 40A माइनस ए क्यूब बाय 4। तो तुम्हें जो वॉल्यूम आया उस वो एक फंक्शन आ गया ना ए का, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ ए, 40A माइनस ए क्यूब बाय 4। अब ये फंक्शन का जो हम तुमको से, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम मांगा है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम निकालने के लिए। दिस विल इक्वल टू 40/4 माइनस पॉइंट, सॉरी, 3A² बाय 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर बराबर 40/3, का मतलब जो ए है वो तुमको कितना आ गया, √40/3। तुम्हारा जो बेस का डायमेंशन है वो कितना आया, ए बराबर 40/3, तो आंसर विल बी √40/3, यही तुम्हारा बेस आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या करना, एल्गोरिदम क्या था इसका, कि सबसे पहले तुम इसका टोटल सरफेस एरिया का फायदा उठाओ। उसका क्यों फायदा उठाना है, क्योंकि हम बी को एक के टर्म्स लाना चाहते हैं। क्यों एक के टर्म्स लाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के जो हमें वॉल्यूम का फंक्शन मिलना चाहिए ना, मैं चाहता हूँ वो एक ही वेरिएबल में, क्योंकि अभी तक हम लोग डबल वेरिएबल को टेक ओवर करना सीखे नहीं है। तो हम लोग अभी तक चाहते हैं कि जितना आसान हमारा एक वेरिएबल में कोई इक्वेशन बन जाएगा, फिर हम उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा के उसका मैक्सिमा निकाल लेंगे। तो मैंने बस यही चीज को यहाँ पे अप्लाई किया कि मैंने पहले बी को ए के टर्म्स में रखा, और फिर उसको मैंने वॉल्यूम एक ए का फंक्शन आ गया, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए का फंक्शन आया, जिसके लिए कि मुझे उसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करते समय आसानी हुआ। तो बस मैंने ऐसा किया, और इक्वल टू 0 किया, तो ए स्क्वायर बराबर 40/3 आ गया, तो ए बराबर √40/3 फॉर मैक्सिमम। हाँ, अब कुछ बच्चे ये होंगे कि भैया आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया, हो सकता था कि ये मिनिमा भी होगा। तो कोई नहीं, इसको पुट कर दो, डबल डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, तो तुमको ये कितना आ जाएगा, -6A/4। ए को पुट करो यहाँ, तो पता चला ये लेस देन 0 है, और हम बताए थे कि लेस देन 0 पे वो मैक्सिमा आता है, तो ए का वैल्यू आ गया मैक्सिमम। समझ में आया? हाँ भैया। एक ही और गौर करो कि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे जनरली बहुत आदमी से गलती हो जाता है कि कभी कभी तुम कोई ऐसा फंक्शन निकालते हो ना जहाँ पे कि दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगी, लेकिन तुमको नहीं पता चलता है कि वो एक वेरिएबल, क्योंकि तुम्हारा नजर सिर्फ एक ही चीज पे है। अगर मैं ये नया, अभी मान लो कि मैं ये ना बताता कि बी वेरिएबल है यहाँ पे, तो हो सकता था कि कुछ बच्चे बी इसी को वैल्यूम ऑफ फंक्शन मान लो, और फिर इसी को डिफरेंशिएट कर देते, और उन्हें आ जाता 2AB, और उसको इक्वेट करते 0 से, तो उनको A0 आने लगता बार बार। यहाँ पे क्या दिक्कत होता कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि बी भी एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन बने ना, तो उसमें वेरिएबल्स अपने बगल में एक जगह लिख लो, कॉपी में बगल में लिखो, दीज आर वेरिएबल्स, ताकि तुमको उन वेरिएबल्स को भी डिफरेंशिएट करना ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ,
यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ए बराबर कितना आया, ए स्क्वायर इंटू बी। तो कल अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ना, तो दिस विल इक्वल टू 2ab ए स्क्वायर टू स्क्वायर डी बी। ये ध्यान रखना, बी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी ए के टर्म में, ये ध्यान रखना। तो वेरिएबल्स को पहले सेग्रीगेट कर लो, अलग अलग करो ताकि पता चल पाए। अब बताओ अगला डेट कब डिस्कशन का रखें, क्योंकि अगला डेट मैं पूरा डिस्कस कर लूंगा। अगर जितना ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा उतना तुम लोग का ही दिक्कत होगा, तुम लोग को ही दिक्कत होने वाला है। तो मुझे एक डेट दे लो जहाँ पे तुम लोग सब करके आओ, ताकि मैं डिस्कशन अच्छा से हो। बताओ, कौन किस डेट को किया जाए। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ भैया। किस डेट को करें फिर डिस्कशन? नेक्स्ट क्लास। सब रेडी रहोगे ना नेक्स्ट क्लास? ये देख लो, क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे नहीं रहते हैं रेडी, तो ऐसे में दिक्कत वाली बात है ना। चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थर्सडे को, अगले थर्सडे को डिस्कशन करते हैं। और मैं उस दिन कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं पूरा कर लूंगा उस डिस्कशन करता है, बोल रहा हूँ मैं। आज मैं छोड़ रहा हूँ, पहली बार है तो मैं छोड़ रहा हूँ आज, नहीं तो मैं डिस्कस पूरा कर लूंगा अगले बार से। इसलिए जब मैं पूछूं ना कि किस डेट को करना है, तो बोल दिया करो आराम से मुझे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जब बोलोगे ना, तुम लोग 1 महीना बाद बोलोगे ना डिस्कशन में कर लूंगा, लेकिन तुम लोग राजी रहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस। अभी क्योंकि तुम लोग 10th में हो तो तुम लोग को 10th का भी देखना पड़ता है ना, इसलिए मैं ज्यादा अब इस पे जोड़, अब इस पे तुम लोग को बोलता हूँ डेट देने। अगले साल से मैं खुद डेट दूंगा, इसीलिए। चलो, तो हम लोग काइनेमेटिक्स जहाँ से कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखो, एक क्वेश्चन है, कल उस दिन एक क्वेश्चन छोड़े थे, एक और क्वेश्चन आज करना है। चलो करो फिर। मैन, अ मैन मूव फ्रॉम ए टू बी, ही मूव्ड विथ कांस्टेंट स्पीड v1 फ्रॉम ए टू सी फॉर फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ एंड speed v2 and v3 for equal distances. Find average speed. ये आदमी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी। कहा क्या रहा है कि एक आदमी है जो कि ए से बी तक जाता है, ठीक है। जाने के दौरान वो ए टू सी v1 स्पीड से जाता है पहले हाफ के लिए, पहले हाफ में। एंड स्पीड v2 एंड v3 फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। उसके बाद सी डी और डी बी, वो v2 और v3 से करता है रिस्पेक्टिवली, और सी डी और डी बी इक्वल डिस्टेंसेस है। तो तुम्हें एवरेज स्पीड बताना है पूरे मोशन का। करो।
हुआ बच्चों? कितना आ रहा है इसका? किसी का आया क्या? 2v1 v2 v3 by 2 into v2 v3 plus v1 v3 plus v1 v2। आंसर तो कुछ बड़ा ही आएगा, और देखते हैं। चलो, किसी को और टाइम चाहिए कि मैं सॉल्यूशन दूं? बता दीजिए। देखो कह क्या रहा है सबसे पहले इस बट यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, तो एक काम करो पहले। अब बोल क्या रहा है कि फर्स्ट हाफ यानी जो डिस्टेंस है उसका पहला हाफ वो v1 से चला, फिर उसके बाद ये c2b दो इंटरवल में चला, c से d और फिर d टू b। एक काम करो, पूरे के पूरे डिस्टेंस को 4d मान लो एक समय के लिए। मान लेते हैं पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 4d है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2d। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा d, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें 4d है, और टाइम निकालने के लिए पहला हाफ चलने में कितना टाइम लगा होगा? 2d/v1 प्लस उसके बाद d/v2 फिर d/v3। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 4v1 v2 v3 वाई। ये तुम लोग कर लेना, ये कैलकुलेशन तो मेरे दिमाग में हो रखा है तो मैं कर लिया। 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, दिस विल द आंसर, सिंपल। अब तुम लोग इसमें एक चीज एनालाइज करो कि जो तुम्हें ये आंसर आया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितना तुम ट्रेवल कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तुम किस तरीका से कर रहे हो बेसिकली उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो टू का फैक्टर, यहाँ पे टू का फैक्टर आना और यहाँ यहाँ वन का फैक्टर आना, ये दरअसल तुम्हारे चलने यानी कि तुम्हारे मोशन के तरीका के कारण ऐसा हुआ ना। तो और तुमको जो स्पीड का आंसर आया वो सोलली सोचो तुम्हें सिर्फ भी के टर्म्स में आया, v1 v2 v3, डी कट गया। तो ये सब चीज अपने पे भरोसा रखना कि डी मान लेंगे तो आगे चल के कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि डी बच गया, वेरिएबल बच गया, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो डाउट हो इसमें तो पूछो। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से करना अगला क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं होता ये सब क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा तुम लोगों को डरना नहीं है ये सब क्वेश्चन देख के।
चलो बनाओ। कोशिश करो। हुआ? हाँ भैया। बोलो कितना आया? 2 into V1 V2 plus V1 V3 by V1 plus V2 plus V3। अच्छा चलो देखते हैं। और किसी का है कुछ? और तुम लोग और किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? तुम लोग को दिक्कत नहीं ना हो रहा फोन आने में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा कुछ? अगर हो रहा है तो बता दो अभी, या कुछ समझ में नहीं आता। फिर देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक मूव किया मैन। पहले वो V1 स्पीड से मूव किया आधा डिस्टेंस तक। मान लेते हैं डिस्टेंस 2D है एक समय के लिए। 4D डिस्टेंस ही मानो यहाँ भी, कुछ नहीं मानो, मान लो 2D है सिंपल। तो ये डिस्टेंस वो D ट्रेवल किया, ठीक है, स्पीड V1 से किया।
नेक्स्ट हाफ यानी उसके बाद ही ट्रेवल्स विद स्पीड v2 एंड v3 फॉर इक्वल टाइम्स। अच्छा, जितना टाइम वो v2 के लिए किया उतना ही टाइम वो v3 के लिए भी किया। फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखो, तो टोटल जो मेरे पास एवरेज स्पीड होगा वो तो वही होगा जो हम लोग जानते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस तो यहाँ भी हम लोग को पता है, दैट इज 2d। टाइम पता करना है, तो पहला हाफ तो टाइम पता चल जाएगा, दैट इज d/v1, प्लस उसके बाद कितना टाइम लगा। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि मान लो उसके बाद वो टी टाइम के लिए चला v1 स्पीड, v2 स्पीड से, मान लो एक समय के लिए कि वो टी टाइम से चला v2 के लिए, तो वो एक्स्ट्रा टी चलेगा v3 से, क्योंकि दोनों v2 और v2 v3 से जिस टाइम स्पेन के लिए वो चला है वो दोनों इक्वल है। तो अगर मैं मानता हूँ कि सी तक पहुंचने के बाद जितना टाइम वो टी के लिए चला v2 से, उतना ही टाइम टी और चला वो v3 से, तो जो cb का डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, वो d के बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी। सोचो कैसे, एक बार सोचो ये कैसे लिख सकते हैं। जो बचा हुआ डिस्टेंस है सी से बी तक के, उसमें वो पहला कुछ टाइम के लिए, लेट अस सपोज को टी मानते हैं, v2 से चला, फिर उतना ही टाइम के लिए वो v3 से चला। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको कैसे लिख सकता हूँ, v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी। यहाँ से हमको इसे पता चलता है कि जो टाइम है वो कितना हो गया, मतलब टी बराबर आ गया d/v2 प्लस v3। तो हमको यहाँ पे टोटल 2t जोड़ना पड़ेगा ना, 2t। कारण क्या है कि टी v2 से प्लस टी v3 से, तो 2t। तो बस ये t निकल के आया, इसको यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट 2d अपॉन d/v1 प्लस 2d अपॉन v2 प्लस v3। इसको रखने से क्या आएगा, 2 इंटू v2 प्लस v3 इंटू v1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3, 2v1 प्लस v2 प्लस dd तो कैंसिल आउट हो गया ना सारा, तुमको ये आ गया। दिस इज द एवरेज, दी एवरेज। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, या कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। भैया 2t वहाँ पे क्यों किए, आज वहाँ पे बस t होना चाहिए ना। नहीं देखो, वो कह रहा है ना कि vt के लिए जितना टाइम vt स्पीड से जितना टाइम के लिए चला, उतना ही वो फिर v3 से भी चलता है। यानी एक टी v2 के लिए और एक टी v3 के लिए। तो टी v2 से चला, फिर आगे और टी चलता है v3 से, इसलिए जो टोटल टाइम आधा, यानी सी पे पहुंचने के बाद जो टोटल टाइम और चलेगा वो कितना चलेगा, टी प्लस t2t। ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया। ओके, क्लैरिटी है यहाँ पे सबको, कुछ नहीं तो पूछो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। और सब अपना अपना गलती देखो, पहले ये एनालाइज करो अपने आप को, कहाँ नहीं सोच पाया, आखिरकार क्या था जो नहीं सोच पाया, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इसलिए पहले ये सोचो, अभी 5 मिनट में टाइम देता हूँ, आराम से इस क्वेश्चन पे ये सोचो कि कहाँ गलती हुआ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 मिनट देता हूँ, तब तक सोचो कहाँ गलती हुआ।
चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारे पास चीज है इसको समझना है, डेट इज इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि ये एक वेलोसिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन फैक्टर। अब तुम लोग बोलोगे भैया एवरेज वेलोसिटी भी तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन फैक्टर ही बताए थे। दरअसल इसको बहुत अच्छे से बोलो तो इट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन फैक्टर, अगर अच्छे से डिफिनेशन देना है। बट इन जनरल जब भी कभी आगे से आगे, अब से कभी भी अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन बोलूँ ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही बात करूंगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं एवरेज वर्ड जरूर यूज करूंगा। विदाउट उस, अगर मैं एवरेज वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कर रहा हूँ, सिंपल सा। तो इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना रेट ऑफ चेंज है पोजिशन फैक्टर का, उसको दर्शाता है। और इसको लिखते कैसे हैं? ई बराबर टी आर बाई डी टी। दिस इज मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब इसको समझते हैं, एक बार फील लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एवरेज का फील लिया था ना, इंस्टेंटेनियस का भी देखते हैं क्या आगे का भला क्या इंस्टेंटेनियस, एक बार देखते हैं। देखो, मानो कि तुम ए पे हो, ए पे हो तुम मान लो 10 बजे, और तुम बी पे हो, बी यहाँ से मान लो 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और बी पे तुम हो 10 बज के, हाँ सॉरी 2 मिनट, 2 बजे 10 बज के, तो यानी कि जो टाइम लैप्स हुआ 2 मिनट का हुआ। तो तुम भी क्या बोलोगे? एक मिनट, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन का नहीं। अपने को पता है कि अपन ए से बी की तरफ जाए तो डायरेक्शन तो पता है। अगर हम भी का बात करेंगे तो तुम बोलोगे 1/2 मिनट, यानी कि 1 मीटर पर मिनट, कुछ इस टाइप का आएगा। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि पूरा का पूरा मोशन के दौरान, यानी कि ए से बी तक जाते समय वो हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड 1 मीटर पर मिनट लगा हो सकता है कि रोड में कहीं कुछ खड्डा हो या कोई होल हो जहाँ उसको अपना गाड़ी स्लो करना पड़े। कहीं पे ऐसा हो कि बहुत स्मूथ रोड हो तो वो अपना गाड़ी को स्पीड कर दिया हो, जिस कारण से कि हो सकता है किसी पार्टिकुलर मोशन के किसी पार्टिकुलर पार्ट में उसका स्पीड कम हो, किसी में ज्यादा हो। तो ऊबर खाबर टाइप का कुछ होगा, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। यानी हमने जो ये निकाला ना 1 मीटर पर मिनट जो भी निकाला, ये एक अप्रोक्सीमेशन तो बताता है कि वो कैसे चला है, बट ये नहीं बता रहा कि किसी पार्टिकुलर टाइम में उसका स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है। मान लो अगर तुमसे कोई पूछता है, जैसे तुम इस यहाँ से यहाँ तक गए, कोई तुमसे पूछता है 10 बज के 1 मिनट और 36 सेकंड पे बताओ तुम्हारा स्पीड क्या था, इस समय तुम्हारा स्पीड वेलोसिटी कहूँ, इस समय क्या था। अब दोनों आंसर, दोनों क्वेश्चन का मतलब समझो। तुमसे ये एक पूछेगा कि इससे और इसके बीच में क्या था, और एक पूछ रहा है इस पॉइंट पे क्या था। तो जब कभी समय के किसी पॉइंट पे तुमसे पूछ लेना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि बताओ वेलोसिटी क्या है, उसके लिए हम लोग को ये यूज करना पड़ता है, जो हमें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम उस समय ही क्या है उसका स्पीड या वेलोसिटी, एकदम उस समय ही क्या है। तो बहुत बड़ा इंटरवल के बीच का नहीं बोल, एकदम उस समय ही उसका क्या है। क्योंकि ये हमें उसके बारे में परफेक्ट जानकारी देगा कि किसी समय उसका स्पीड क्या था, किसी समय क्या था, किसी समय क्या था, कभी तेज हुआ तो कितना, कभी फास्ट हुआ तो कितना, कभी स्लो हुआ तो कितना। ये एकदम परफेक्ट जानकारी देगा उस समय का। और ये हमें एक अप्रोक्सीमेट जानकारी देगा, अप्रोक्सीमेशन कर रहा है यहाँ पे। अच्छा मान लेते हैं 1/1 मीटर, सॉरी 1/2 मीटर पर मिनट से चला है, ऐसा कुछ मान लेते हैं एक समय के लिए। तो ये अंतर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो कि
बहुत छोटा सा डिस्टेंस चला, dr मतलब बहुत छोटा सा, दैट इज मान लो कि 0.0000002 मीटर चला, और जो चलने में उसको टाइम लगा dt, दैट इज 0.00001 सेकेंड लगा। तो अब ये भी बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, बट जो दोनों का जो रेशियो है ना, रेशियो, वो तुम्हारे पास कितना आ गया 2, क्योंकि जितना इसमें जीरो है उतना इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक घटा दो, जितना जीरो उसमें उतना जीरो इसमें, तो इनका जो रेशियो है ना वो 2 हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर कॉम्पेंसेट हो गया। तो ये जो हमें निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये हमें निकल के आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे, कि अच्छा वो इतना छोटा सा समय, इतना छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, इतना छोटा सा टाइम, तो एकदम मतलब इतना ना छोटा समय है ये कि तुमको लगेगा कि अच्छा इतना ही बज रहा है, ना इससे कम हुआ ना इससे ज्यादा हुआ, क्योंकि टाइम इतना छोटा है कि तुम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे अपने वास से, और तुम इतना छोटा टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किए हो, तो तुम्हारा उस समय जितना स्पीड है ना, वेलोसिटी दैट इज दिस, उस समय जितना है तुम्हारा, दैट इज dr बाई dt बराबर 2। तो दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो कि किसका रेट ऑफ चेंज है, तो पोजीशन वेक्टर का, और फिर मैंने पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका बताया था ना, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो भी बराबर क्या होगा, डी आर बाई डी टी, इसका मतलब टी ऑफ एक्स आई कैप, अब तीन तुम्हारे पास फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी लगाओ, तीन अलग अलग चीजें हैं तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, डी वाई जे कैप बाई डी टी प्लस डी जेड के कैप बाई डी टी, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो आई कैप इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी आई कैप बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी जे कैप बाई डी टी प्लस जे कैप इंटू डी वाई बाई डी टी। फिर कुछ नहीं कर रहे, स्पेस साथ रहना, कुछ नहीं कर रहे, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं आएगा, आराम से देखो, जेड इंटू डी के कैप बाई डी टी प्लस के कैप इंटू डी जेड बाई डी टी। अब ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, दीज आर फिक्स्ड यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, याद है मैंने बताया था कि ये फिक्स होती हैं, फिक्स यूनिट वेक्टर्स, यानी ये चेंज नहीं होंगी समय के साथ, ये तुमने फिक्स कर दिया कि आई कैप एक्स के तरफ रहेगा, जे कैप वाई के तरफ रहेगा, और के कैप जेड के तरफ रहेगा। अब तुम किसी भी टाइम के बाद जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह वो एक्स वाई जेड के तरफ ही रिस्पेक्टिवली एक दूसरे पॉइंट कर रहे होंगे, तो टाइम के साथ उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जितना भी यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना, जैसे कि ये, इसमें तुम आई कैप का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये इसमें तुम जे कैप का कर रहे हो, ये इसमें के कैप का कर रहे हो, ये तीनों जीरो के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, और आई जे के कैप का कांस्टेंट होता है। तो तुम्हें जो फॉर्मूला निकल के आया वो फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। बस तुम्हें करना क्या है कि x का डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है, z का डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्टिवली, जो जो दिया होगा बस। आई कैप जे कैप के कैप वैसे के वैसे इंटैक्ट रह जाएंगे वहां पे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन लेकर सपोज सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है, तो वाई और जेड में तो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, डीवाई, तो ये वाला दो टर्म जीरो हो जाएगी। तो वही है कि अगर इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन then velocity will be dx by dt, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, एक चीज यहाँ थोड़ा सा बहुत रोचक वाली बात है ये,
डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाए थे, याद है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या डिफाइन किया था? चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स। अब सोचो, मान लो तुम पहले यहाँ थे, यहाँ पे आर इनिशियल, और आर इनिशियल फिक्स है क्योंकि तुम्हारा पहले क्या, तुम t इक्वल टू 0 यानी जब तुम्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया गया तब तुम कहाँ थे, ये तो फिक्स होगा। तो आर आई इज अ फिक्स, यानी कोई फिक्स चीज है, ठीक है। अब तुम फाइनली कहाँ होगे वो तो तुम्हारे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, या तुम्हारे तरीका, मोशन करने का तरीका पे डिपेंड करेगा तुम कहाँ होगे। लेट अस सपोज तुम टी टाइम के बाद यहाँ हो, दिस इज आर फाइनल, so this is your displacement, this s is your displacement, ठीक है। v को मैंने क्या डिफाइन किया? dr by dt, ठीक है। अब एक काम करो, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो इस चीज को, तुम्हें क्या पता चलता है कि ds by dt बराबर dr फाइनल माइनस dr by dt। अब r इनिशियल तो एक फिक्स नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? drf by dt। इसका मतलब तुम लोग को एक चीज पता चला कि drf by dt बराबर ds by dt आ गया, और drf by dt तो वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी पोजीशन का रेट ऑफ चेंज तो है ही, साथ ही वो डिस्प्लेसमेंट का भी रेट ऑफ चेंज है। ये एक अच्छी, मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है शुरू शुरू में पढ़ते हुए कि डिस्प्लेसमेंट खुद पोजीशन का चेंज है, डिस्प्लेसमेंट तो खुद पोजीशन का चेंज है, और पोजीशन के रेट ऑफ चेंज को स्पीड वेलोसिटी बोलते हैं, साथ ही डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को भी वेलोसिटी ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement vector also gives velocity, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। भैया जो अभी लास्ट में बताया वो एक बार फिर से बताइएगा। अच्छा देखो, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ये लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये आर इनिशियल मान लो और ये आर फाइनल, तो तुमको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट को हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, आर इनिशियल हमारा फिक्स है, क्यों? क्योंकि सोचो तुम शुरू में कहाँ हो, ये तो दिया गया होगा ना, ये तो पता ही होगा कि तुम शुरू में यहाँ हो, वहां हो, जहां भी हो। तुम कैसे चेंज कर रहे हो, यानी तुम्हारा आर फाइनल क्या होगा, वो टाइम डिपेंडेंट होगा। क्यों? वो तो डिपेंड करेगा ना कि तुम्हारा मोशन किस टाइप का है, तुम्हारा वेलोसिटी किस टाइप का है, जो भी। तो ठीक है, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो हमने इस टाइप से लिखा, डी आर, इसको अच्छे से लिखो तो डी आर एफ फाइनल बाई डी टी ये भी होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, मुझे डी एस बाई डी टी बराबर कितना आएगा? डी आर एफ माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब ये वाला टर्म फिक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ बचेगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसी का डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी होता है, और ये इसी का डिफरेंशिएशन ये बराबर है डी एस बाई डी टी, यानी कि जो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है वो डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज के बराबर है, और पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ही तो वेलोसिटी था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी रेट ऑफ चेंज जो होगा वो वेलोसिटी होगा। समझ में आया? हाँ भैया। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। चलो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द पावर। अब समझते हैं क्या है। जैसे मान लो कि यूं एक मेरे पास पाथ है, ठीक है, ये मेरा रास्ता है, इसमें मैं जा रहा हूँ, और इस समय मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा जो डायरेक्शन होगा ना वो इस यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा ना पाथ के, ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। इस कर्व के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट।
अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा ना कर्व के, वो बताएगा कि मेरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे हूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो मेरे उस पॉइंट पे पाथ के जो टेंजेंट होगा ना लाइन, उसके तरफ होगा। एवरेज वेलोसिटी का याद है, मैंने डायरेक्शन बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। वही चीज यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं ना, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो वो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो टेंजेंट होता है उसके पाथ के। जिस पाथ पे तुम चल रहे हो ना, उस पाथ के टेंजेंट, जिस पॉइंट पे तुम निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा होगा ना पाथ के, वो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे देगा उस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ के हर पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि तुम पॉइंट चेंज कर रहे हो लगातार, तो हो सकता है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज करे। अगर तुम्हारा पाथ स्ट्रेट लाइन है तब सेम रहेगा विद टाइम, जब तक तुम रिवर्स ना कर दो। समझ में आया? हाँ भैया। कोई डाउट है तो पूछो, और अगर नहीं है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, सर्कुलर सर्कल है जिसका तुमको रेडियस कुछ आर दे रखा है, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पे है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल पे, ठीक है। अभी उसका स्पीड है इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ देर के बाद वो पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पहुंच जाता है, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, में वेलोसिटी में चेंज बताना है। चलो आया? चलो देखते हैं क्या है इसमें। देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले
भी इनिशियल देखो तो इस डायरेक्शन में है। सबसे पहले क्या काम करो, अपने से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे दो डायरेक्शन, तो हम जानते हैं ये कैसे होता है, तो हमको पता भी चल गया। अच्छा चलो, नॉर्थ है ये, ईस्ट है ये, वेस्ट है ये, साउथ है ये, ठीक है। तो इनिशियल उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट में, ठीक है। ओके, फाइनल जो उसका है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी साउथ में, ठीक है। तो चेंज इन फैक्टर कैसे दिखाते थे, याद है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, यानी कि अगर मैं सोचूं एक समय के लिए, अगर सोचता हूं तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक्स डायरेक्शन बोलता हूं और इसको वाई डायरेक्शन बोलता हूं एक समय। ये तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा करना, कि आगे चल के अगर ऐसा पूछे तो खुद से एक्स वाई एक्सिस बनाओ और करो। इसको मैं एक्स बोलता हूँ, इसको वाई। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 i कैप, और फाइनल वेलोसिटी को मैं 5 j कैप बोल सकता हूँ, माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है। अब देखो, मैंने क्या किया कि भी फाइनल में भी इनिशियल घटाया है ना, इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने भी फाइनल में माइनस भी इनिशियल जोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं माइनस भी इनिशियल निकालता हूँ, तो विच इम्प्लाइज दैट माइनस भी इनिशियल बराबर -5 i कैप। ये क्या है, -5 j कैप -5 i कैप। तो यही तो तुम्हारा चेंज है, ध्यान से देखो, दिस इज योर चेंज। यही तुम्हारा क्या है, चेंज है, -5 j कैप -5 i कैप। आ गया तुम्हें चेंज वेलोसिटी वेक्टर में। अब एक चीज और करो, मान लो कि यहाँ पे पहुंच गया पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड, तुम्हें इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल है तुम्हारा और ये फाइनल है। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। नाउ फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पता करके देखो क्या आता है चेंज इन वेलोसिटी दूसरे केस के। बना बच्चों? -10 i कैप। -10 i कैप सही है। देखिए हमारा भी फाइनल कितना है, -भी i कैप, और भी इनिशियल कितना है, 5 i कैप। तो चेंज इन भी कितना होगा, भी फाइनल भी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू -10 i कैप। अब मानो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, अब तुम्हें इनिशियल भी यही लेना है, इनिशियल यही लेना है, फाइनल यही लेना है। अब बताओ कितना चेंज है। तीसरा क्वेश्चन फिर से, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। 5 j कैप -5 i कैप। 5 j कैप -5 i, सही है। क्योंकि इस केस में भी फाइनल मेरा कितना हो जाएगा, 5 j कैप, भी इनिशियल कितना होगा, 5 i कैप। तो चेंज इन भी कितना होगा, 5 j कैप भी फाइनल भी इनिशियल, दैट इज 5 j कैप -5 i। बस, किसी को कोई डाउट हो इसमें?
तीनों में से किसी में भी तो पूछ लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को तो फिर आगे बढ़ा जाए। अगला जो हम लोग को चाहिए जानना है डेट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एक्सेलरेशन सबके लिए। पेज नंबर वॉल्यूम 1 जो है ना एनसीईआरटी का, उसमें पेज नंबर 39 to 44 तक तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हो इन सबके लिए, उसमें अच्छे से दे रखा है, तो एक बार उससे पढ़ लो, क्लैरिटी और अच्छे से आएगा। क्योंकि बुक्स पढ़नी चाहिए, टीचर्स कितना भी पढ़ा दें अलग बात है, लेकिन कोई एक ऐसा बुक रखो, एनसीईआरटी रखो या कोई, उससे पढ़नी चाहिए। वो तुम्हारा माइंड का अलग डेवलपमेंट करता है। क्योंकि कभी भी कोई अच्छे राइटर की बुक पढ़ने से क्या होता है ना, और वो चीज तुम्हारे माइंड के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। आजकल के सिस्टम में क्या है ना पढ़ाई के, कि वो चीज ही हट गया है, मतलब जो एक मेन चीज होना चाहिए सिस्टम में वही हट गया है, सोचो। तो पढ़ाई इफेक्टिव है क्या? कुछ नहीं इफेक्टिव है आजकल का। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे कोई ज्यादा ज्ञान तो तुम्हें हो जाएगा, तुम क्वेश्चन भी कर लोगे, बट एक फिजिक्स के प्रति एक इनिशियल जो थॉट्स होते हैं ना, वो तुम खो दोगे अपना। तुम सिर्फ वो सोचोगे जो मैं तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तो वैसा नहीं बनना है तुम लोगों को, ठीक है? तुम लोग अपना एक थॉट जनरेट करो फिजिक्स को लेकर, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं। और वो थॉट कैसे आएगा? जब तुम किसी अच्छे राइटर के थॉट को समझोगे, फिर मेरे थॉट को देखोगे, काटना सीखोगे एक थॉट फिर दूसरे थॉट को। जरूरी है क्या कि मैं जो बता रहा हूँ सही ही हो सकता है उसमें कुछ फ्लॉ हो, उसको भी ढूंढो। तो फिजिक्स ऐसे पढ़ो कि टीचर, मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारे सामने टिक ना पाए पढ़ाते समय, मजा आ जाए पढ़ाने वाले को भी। चलो, एक्सेलरेशन है क्या? एवरेज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है बेसिकली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसको ऐसे दिखाते हैं, दैट इज दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है? और डायरेक्शन किस में है? देखो, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी फैक्टर का है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो चेंज है ना वेलोसिटी का, उसके तरफ है तुम्हारा, ठीक है? ओके, यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है? अभी मान लो जो इसका स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है? और यहाँ मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और ये सेंट 10, मान लो एक समय के लिए 10 मीटर है, ये रेडियस 10 मीटर है। तो तुम्हें प्राप्त क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ए से चला, कैपिटल ए से बी तक, डिस्टेंस प्राप्त करना है तुम्हें, कितना वो चला, बी डिस्प्लेसमेंट, सी एवरेज वेलोसिटी, डी एवरेज स्पीड, क्या तुम्हें ई चेंज इन वेलोसिटी, और एफ एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला थॉट ये करो, अपने से कोऑर्डिनेट सिस्टम को एस्टेब्लिश करो।
ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ना, मैंने सबसे पहले अपने से एक्स वाई एक्सिस चूज कर लिया कि मैंने इस तरफ एक्स मानना है, इस तरफ वाई मानना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करो, अपने से एक्स वाई एक्सिस चूज करो। इस क्वेश्चन में मैं दे देता हूँ चूज करके, आगे से जब भी क्वेश्चन आए तो खुद से करना है। इस डायरेक्शन को एक्स मान लो, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है कि तुम आई कैप जे कैप में फिर डील करते हो ना चीजों को, और फिर क्वेश्चन आसान बन जाता है। वैसे क्या होगा कि तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ डिफाइन करो, फिर उसमें नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब तुम कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हो कि तुम्हें आई कैप और जे कैप में फिर डील करना होता है, और जो कि बहुत आसान पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने अगर ना दिया हो तो, अगर दिया है तो फिर उसका चलो निकालो इसको। भैया ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ, स्पीड इसका कांस्टेंट है।
हाँ बच्चों, हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया। हेलो। हाँ भैया। ओके, चलो हम मिलाते हैं। पहला का आंसर क्या आया, ए का? 110/7 मीटर। 110/7। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? पाई में आंसर दो, पाई में ही आंसर चलेगा, ठीक है। वहां से वहां तक होगा पाई आर बाय 2। पाई आर बाय 2 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू 10/2, दैट इज 5 पाई, ठीक है, मीटर। बी, बी का कितना आया? 10√2 मीटर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आया ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, दैट विल बी इक्वल टू 10√2। सी, एवरेज वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड AB कैप। 10 मीटर पर सेकेंड। 2 कौन सा मीटर कैप? पर सेकंड AB कैप। 2 मीटर पर सेकेंड ए बी कैप। चलो देखते हैं टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो चलो, तुम लोग ए बी कैप के डायरेक्शन में करते रहे हो तो वही सही, अगर तुम लोग ए बी कैप देना चाहते हो तो वही सही। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 10√2 बाई टोटल टाइम, टाइम कितना होगा? 5 पाई/2, 5 पाई/2, ये होगा ना टाइम। 5 पाई मीटर चला 2 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइम ए बी कैप। तो आंसर विल बी 4√2 बाई पाई ए बी कैप, ठीक है। चलो, ठीक, कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम बाय डिस्टेंस करेंगे तो आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 पाई, और टोटल टाइम कितना है? 5 पाई/2, तो इसलिए तुमको एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। उसके बाद बी के बाद ई। ई क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी ना। तो ये कितना होगा? ई इनिशियल अगर लिखूं तो 5 2 y कैप, ई फाइनल लिखूं तो -2 j कैप। तो चेंज इन भी कितना आ गया? -2 j कैप, -2 i कैप। और एफ तुमसे पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है? डेल्टा भी वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो तुम्हें डेल्टा भी वेक्टर यहाँ से मिल गया, टाइम तुमको 5 पाई/2 दे ही रखा है, तो दिस इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। बस तुम्हें ये यहाँ पे पुट कर देना है, आ जाएगा तुम्हें आंसर। किसी को कोई डाउट पूरे में कहीं भी? एफ तक में कोई डाउट है तो पूछो। चलो, अगर नहीं है तो आज का फिर सेशन यहीं खत्म, या शायद आप लीव कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं। भैया वेक्टर का क्लास कब से लेगा? वेक्टर का क्लास, 1 मिनट, आज मैं सर से बात करता हूँ, फिर मैं वो टेलीग्राम पे तुम्हें दे दूँ। अभी तक किया नहीं हूँ सर से मैं बात, मैं अभी बात ही करूंगा। अभी सर को मैसेज किया हूँ मैं, वो मैं करके अभी तुम्हें जस्ट मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके, बाय बच्चों, तुम लोग जा सकते हैं।